सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम एडवोकेट रश्मिन आर लड्डा and I am practicing since 1994 in civil, check bounce and matrimonial matters. I have been assigned with a duty to share some knowledge about law of Maharashtra Rent Control Act. I am very much thankful to Management Committee for selecting me to share some few words which total I know about the law. कौन सी लैंग्वेज में आपको सबसे पहले कंफर्टेबल रहेगा ये आप फ्रैंकली बोलिए. एक्सेप्ट मराठी, एनी लैंग्वेज इज परमिटेड. हिंदी चलेगा? अपन खिचड़ी बनाएंगे. ओके, हिंदी इंग्लिश जहां जैसे जरूरत है. मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछा हूं आपसे कि लैंग्वेज इज ए मीडिया to express your feelings in the mind and heart of the others. Hindi, Marathi, English, all are respected languages, but I am very sorry, my Marathi, I have not been taught Marathi since in my school. फिर भी कोशिश करूंगा मैं. हिंदी में अपन बोलते हैं. With your all kind permission, let us start. महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट. क्या आप बता सकते हैं ये लॉ काइट से रिलेटेड है? कोई भी अपना भाषा में बोलिए. देयर इज नो बार. रेंट कंट्रोल लॉ रिलेटेड विथ or connected with controlling of charging of rent in the state of Maharashtra. ठीक है. कोई भी लॉ पढ़ने से पहले अपन सब प्रैक्टिस करते हैं, लॉ पढ़ते हैं, एक्ट पढ़ते हैं. अपने मन में एक क्वेश्चन आता होगा और नहीं भी आता होगा तो आना चाहिए कि इतने सारे लॉ है तो फिर ये लॉ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी. जब तक ये क्वेश्चन आपके मन में नहीं आएगा आप वो एक्ट, वो लॉ नहीं समझ पाएंगे. व्हाट वाज द नेसेसिटी टू इनेक्ट ए पर्टिकुलर लॉ. अपन बेर एक्ट पढ़ते हैं, कोई भी लॉ पढ़ते हैं, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, उसके नीचे 2 लाइन 4 लाइन में कुछ तो भी लिखा हुआ रहता है इटैलिटिक राइटिंग में. कभी पढ़ते हो? नहीं पढ़ते ना? सबसे पहले वो पढ़ा करो. उसमें लिखा रहता है कि क्यों ये लॉ बनाया गया. अपन डायरेक्ट सेक्शन खोलते. ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि वी डोंट हैव टाइम, लेकिन अगर आप वो 4 लाइन जो उन्होंने लिखी है, पर्पस, एम एंड ऑब्जेक्ट बिहाइंड इनेक्टिंग एनी लॉ, जब तक आप वो समझेंगे नहीं आपको आगे का लॉ समझ में आएगा नहीं. तो एक ब्रीफ हिस्ट्री में आपको बता देता हूं कि महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट एग्जिस्टेंस में कैसे आया. 1946 में महाराष्ट्र की कंडीशन ऐसी थी कि बॉम्बे प्रोविंस एक अलग स्टेट था, विदर्भ मध्य प्रदेश में था, और जो मराठवाड़ा एरिया है ये स्टेट ऑफ हैदराबाद में था. ये अपने इंडिपेंडेंस से पहले की कंडीशन थी. तो महाराष्ट्र अपने बॉम्बे प्रोविंस में
सबसे पहले तो अपने को यह देखना पड़ेगा कि ये एक्ट क्यों बनाया गया। आपके पास किसी के पास है वेयर एक्ट है? चार लाइन है, धीरे धीरे समझेंगे। अगर वो समझ गए तो आपको पूरा एक्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। An act to unify, consolidate and amend the law relating to control of rent and repairs of certain premises and of eviction, and for encouraging construction of new houses by assuring a fair return on the investment by landlords, and to provide for matters connected with the purposes aforesaid. समझा कुछ? An act to unify, यूनिफाई बोले तो यूनाइट करना, एकत्रित करना। अलग अलग एक्ट है। मराठवाड़ा में हैदराबाद का रेट कंट्रोल चल रहा है, विदर्भ में एमपी का सीपी बेरार चल रहा है, बॉम्बे में बॉम्बे प्रोविंस का चल रहा है। तो इनको एक करके एक कॉमन एक्ट बनाने का ये पर्पस है, टू यूनिफाई, कंसोलिडेट एंड अमेंड द एग्जिस्टिंग लॉ। और ये पर्पस काय के लिए है? जस्ट टू एनकरेज कि आप जो भी लैंडलॉर्ड है जिसके पास में एम्यूनिटीज है, फैसिलिटी है, वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, हाउस बना रहा है, शॉप्स बना रहा है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट आया। उसका कारण ऐसा था कि इंडिपेंडेंस से पहले नियर अबाउट 40% इंडियन पब्लिक के पास में रहने के लिए जगह नहीं थी, घर नहीं था। तो उनको रहने के लिए घर मिले, भले ही वो उसकी ओनरशिप लैंडलॉर्ड के पास में रहे, लेकिन एक फॉर ए कंसिडरेशन रेंट के थ्रू या लाइसेंस फी के थ्रू वो घर अपना नया बनाए और किसी को रेंट रहने के लिए दे। लेकिन इसमें इंटरेस्ट लैंडलॉर्ड का भी प्रोटेक्ट करना था कि बिल्डिंग मेरी, घर मेरा, रह रहा वो, मेरे को कुछ नहीं दे रहा, निकल भी नहीं रहा। तो ये सब चीजें कंट्रोल करने के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट बनाए गए 1946 में, 1947 में और 1954 में। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट बनने से पहले बॉम्बे प्रोविंस में था बॉम्बे रेंट्स होटल्स एंड लॉजिंग हाउस रेट्स कंट्रोल एक्ट ऑफ 1947। ये बॉम्बे और बॉम्बे के आसपास के एरिया में ये लॉ लगता था। इसके बाद में विदर्भ, जो पहले एमपी में था, उसमें लॉ चलता था रेंट का सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार रेगुलेशन ऑफ लेटिंग ऑफ रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1946। इसके अंडर में, ये एक्ट के अंडर में सेंट्रल प्रोविंस बेरार लेटिंग ऑफ हाउसेस एंड रेंट कंट्रोल ऑर्डर 1949, ये अपने विदर्भ में फोर्स में था। अब आ गई बात मराठवाड़ा की, जो स्टेट ऑफ हैदराबाद में था। वहां था हैदराबाद हाउसिंग रेंट एविक्शन एंड लीज कंट्रोल एक्ट ऑफ 1954। इंडिपेंडेंस के बाद में मराठवाड़ा, विदर्भ, ये सब मिला के एक महाराष्ट्र स्टेट बन गया, लेकिन लॉ नहीं बदली। 3 अलग अलग रीजन में 3 अलग अलग रेंट कंट्रोल के लॉ बने, फोर्स में थे। तो इनको कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी था, यूनिफाई करना बहुत जरूरी था, और विथ सम अमेंडमेंट। अब 1946, 47, 54 में
जो कंडीशन थी वो उसकी आज बिल्कुल उल्टा कंडीशन आज 2026 में। तो उस समय जो कंडीशंस थी, लोगों के पास घर नहीं थे, व्यापार करने के लिए दुकानें नहीं थी, और घर खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो उन लोगों का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए एक बिल पास किया गया महाराष्ट्र असेंबली में कि एक यूनाइटेड यूनिफॉर्म रेंट कंट्रोल एक्ट आना बहुत जरूरी है। और ये बिल दिया गया रेंट एक्ट इंक्वायरी कमेटी को कि आप स्टडी करें, रिसर्च करें कि ये तीनों लॉ, 3 अलग अलग रीजन में जो बन रहे हैं, इसको एक यूनिफाइड लॉ बनाया जाए ताकि वो पूरे होल ऑफ द महाराष्ट्र में लागू हो। फिर रेंट एक्ट इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया 1996 महाराष्ट्र असेंबली में, और 1999 में महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट फोर्स में। 99 में फोर्स में आने से पहले, अपन एडवोकेट है, उस समय कैसा रहता था, अपन अपने विदर्भ रीजन की बात करेंगे, सीपी एंड बेरार रेटिंग ऑफ अकोमोडेशन एक्ट। उसमें सबसे पहले रेसिडेंशियल कलेक्टर, उधर हमको पिटीशन फाइल करना पड़ता था फॉर ऑर्डर ऑफ इश्यूएंस ऑफ क्विट नोटिस, छोड़ दो हमारा घर या हमारी दुकान, रेंटेड प्रीमाइसेस छोड़ने का नोटिस देने की परमिशन वहां से लेनी पड़ती। वो पूरा मैटर उधर चलता था। उसके बाद में इधर आओ कि हमको कलेक्टर साहब ने क्विक नोटिस का ऑर्डर दिया हुआ है, फिर एविक्शन पोजीशन का दावा यहां चला। तो 15-15, 20-20 साल वो चलता था, टेनेंट एंजॉय करता था। लैंडलॉर्ड जो खुद की प्रॉपर्टी है वो उसको यूज नहीं कर सकता था। दैट वाज द प्रोसीजर। लेकिन अब ये सब चीजें उसको कट शॉर्ट किया गया और महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट आया 1999 में। ठीक है। सो दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री कि कैसे ये महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट एग्जिस्टेंस में आया, फोर्स में आया। जो रेंट एक्ट इंक्वायरी कमेटी थी, उन्होंने पूरा उसका स्टडी किया, उसका एक सार निकाला, जिस्ट निकाला और एक कॉमन लॉ बनाया जिसका नाम है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट। अब रेंट बोलने के बाद में अपने को समझ में आना चाहिए कि भाड़े से दी गई जगह, प्रीमाइसेस, वो शॉप हो, हाउसिंग हो, ट्रेड के लिए दिया गया हो, वेयर हाउसेस हो फॉर स्टोरेज, कोई भी पर्पस के लिए दिया गया है, जहां रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड और टेनेंट आता है, दैट इज कॉल्ड टेनेंसी। और जहां टेनेंसी आ गई वहां महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट आ गया। तो सबसे पहले अपन एक माइंड में रखेंगे कि अगर जैसे टेनेंसी वर्ड बोलने के बाद में तो अपने दिमाग में दो चीजें आती, रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, या लैंडलॉर्ड एंड लाइसेंसी, लाइसेंसर, लाइसेंसी। अब लीज क्या है, लाइसेंस क्या है, ये भी अपन आगे देखेंगे। क्या डिफरेंस इसमें, अपने पास में बहुत से डॉक्यूमेंट आते, लीव एंड लाइसेंस। कभी अपन ने सोचा है कि लीव एंड लाइसेंस क्या रहता? फिर एक आता लीज एग्रीमेंट, फिर एक आता रेंट एग्रीमेंट। लेकिन अपन सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है वो भाड़े का है, चलो तो पढ़ रहे, लेकिन तीनों में डिफरेंसेस क्या है? ये एक्ट उसमें आपको डिफरेंस बताएगा। बेसिक चीज समझ में आई कि महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट
को लाने के पीछे क्या उद्देश्य था गवर्नमेंट का या पार्लियामेंट का? सेक्शन 2 अगर अपन पढ़ते हैं, सेक्शन 2 में एक चीज कभी भी ध्यान में रखिए कि कोई भी लॉ पढ़ते वक्त सेक्शन 1 it is related with the name of the act, when it came into force, ये कभी भी पहला सेक्शन रहता है। दूसरा सेक्शन इट्स एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप, कहां अप्लाई होगा और कौन से परिस्थिति में अप्लाई होगा। फिर सेक्शन 3, 4 के बाद में डेफिनेशन शुरू होंगी और उसके बाद में मेन लॉ। ठीक है, सेक्शन 2 में एप्लीकेबिलिटी कि कहां ये लॉ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट यूज में आएगा, कब आएगा, किस तरीके से आएगा, दैट इज गिवन इन डिटेल इन सेक्शन 2 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंस, एजुकेशन, बिजनेस, ट्रेड और स्टोरेज। ये मैं समझ बता रहा हूं आपको। आज जैसे अपने को ऑफिस डालना है, अब ऑफिस खरीदने जाएंगे, उतना पैसा है नहीं, तो अपन रेंट पे ऑफिस लो, टेनेंसी क्रिएट हो गई, उसमें एक व्यक्ति टेनेंट रहेगा, दूसरा व्यक्ति लैंडलॉर्ड रहेगा जो उस प्रीमाइसेस का मालक होगा, और कंसिडरेशन विल बी द अमाउंट ऑफ रेंट। ठीक है, किसी ने बिजनेस करने के लिए शॉप रेंट पे लिया, किसी ने बड़ा हॉल ले लिया कि भाई मैं अपना माल यहां पर, या जो भी मेरा ट्रेड है मैं यहां पर करूंगा, स्टोरेज पर्पस करूंगा, जो भी है, ये सब चीजों को प्रमोट करने के लिए ये एक्ट का पर्पस है। उसको ये लागू होगा। रेसिडेंस, एजुकेशन पर्पस, एजुकेशन बोले तो स्कूल, कॉलेजेस, है ना, उसके बाद में कोचिंग क्लासेस, उसके बाद में बिजनेस पर्पस, ट्रेड पर्पस, स्टोरेज पर्पस, इन सब के लिए ये लॉ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होगा। अब किसको लागू नहीं होगा वो अपन आगे देखेंगे सेक्शन 8 के बाद। करेक्ट? हाँ, 3 में आपको किसी को क्यूरी सेक्शन 2 को? सेक्शन 3, ये एक्ट में एग्जम्प्टेड कौन है? एग्जम्पशन का मतलब लागू नहीं होगा। फिर भी करेक्ट वर्ड नहीं आया, अपवाद। कॉमन लैंग्वेज में बोले तो जिसको छूट है, बराबर। एग्जम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट कौन से प्रीमाइसेस को नहीं लगेगा? पहला, जो प्रीमाइसेस खुद गवर्नमेंट का है, उसके खिलाफ में आप महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं जाएंगे। आज बार एसोसिएशन ने डिसाइड कर लिया कि हम तो 150 साल से यहां बैठे वकील लोग, हमको आप एविक्ट नहीं कर सकते, तो सीधा बोलेंगे नहीं भाई, ये हमारी प्रीमाइसेस है, गवर्नमेंट की प्रीमाइसेस है, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू अस। दूसरी कंडीशन, अगर कोई प्रीमाइसेस गवर्नमेंट ने अपने ऑफिस के लिए या डिपार्टमेंट के लिए, अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए लिया तो नहीं लगेगा। तीसरा,
बैंकिंग सेक्टर्स, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर, चैरिटेबल ट्रस्ट, इन लोगों को भी एग्जम्पशन है, एंड दैट इज गिवन इन सेक्शन 3. सेक्शन 2 में देखा अपन ने कहां कहां अप्लाई होगा, और सेक्शन 3 में देखा कि किसको अप्लाई नहीं होगा. ओके, ये मैं ऊपरा ऊपरी बोल रहा हूं, नहीं तो समझाने के लिए जाओ तो 4 सेक्शन ही के लिए अपने को 1 दिन लग जाता है. फिर आते हैं सेक्शन 5, सीजेशन ऑफ एग्जम्पशन. अभी अपन सेक्शन 3 में देखा कि गवर्नमेंट प्रीमाइसेस या गवर्नमेंट को दिया हुआ प्रीमाइसेस या पब्लिक सेक्टर को, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को दिया हुआ है, तो ये एग्जम्पशन कब खत्म होगा, कौन सी कंडीशन में ये खत्म होगा. सीजेशन बोले तो खत्म होना. सेक्शन 5 में क्लियर लिखा हुआ है कि इफ एनीवन contravenes the provisions of section 3. contravenes बोले तो उल्लंघन, या कोई एग्रीमेंट अगर हुआ है या कोई ट्रांजैक्शन आपका जो भी हुआ है, इट इज रिड्यूस्ड इन राइटिंग, और उसका आप उल्लंघन करते हो या या कोई लॉ का आप उल्लंघन करते हो, तो आपका एग्जम्पशन उसी समय खत्म हो. मतलब आप एग्जम्पशन ले रहे हो और लॉ आपको या कंडीशन आपको फॉलो नहीं करना है, सेक्शन 5 विल कम इनटू प्ले. महाराष्ट्र एडेंट कंट्रोल एक्ट आपको लग जाएगा, और महाराष्ट्र एडेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा. और द विक्टिम जो है वो दे कैन अप्रोच कोर्ट. करेक्ट? किसी को कोई डाउट? हाँ, पूछ. इमला पहली बात तो इमला क्या रहता है? सर, आपल्या अकाउंट गोइंग टू कसे भरायचे, ये सब ठीक है, लेकिन इमला क्या है? बोलो ना, मेरे को समझाओ. आणि वरचं बांधकाम आपल्या गवर्नमेंट की अतिक्रमण की जगह सबसे पहले एक समझो, आपने इमला का नाम लिया. इमला बोले तो स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, और अगर वो गवर्नमेंट की लैंड पे है, गिवन बाय गवर्नमेंट, एग्जम्पशन आएगा. जैसे अपने इधर अकोला में शिवसेना वसाहत है, बराबर, दैट लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, लेकिन उसके ऊपर घर जो कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं उसकी खरीदी होती नहीं, लीज पे रहता. करेक्ट? लीज पे रहता है ना. शिवसेना वसाहत मेरे को उतना याद है, उसकी खरीदी होती नहीं, सिर्फ एक एग्रीमेंट बनाते हैं, सेल एग्रीमेंट बोलते हैं उसको. दैट इज ऑल्सो नॉट परमिसिबल. उसका प्रोसीजर है, कलेक्टर के पास में जाओ, उनकी परमिशन लो, और वो जो लैंड है वो अपने नाम पे ट्रांसफर कराओ बाय पेइंग ए प्रॉपर गवर्नमेंट फी. कहने का मतलब यह है, इमला अलग चीज है और उसके नीचे का लैंड अलग चीज है. वो लैंड अगर गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो, तो इट कैन नॉट बी ओन्ड बाय एनीवन. लीज पे मिलेगी आपको, 30 इयर्स की लीज होगी, 99 इयर्स की लीज होगी. इवन हमने देखा है कि 999 साल की लीज पे भी यहां जगह है दी हुई. किसी को मालूम है अकोला में 999 साल की लीज किसको दी हुई है? सबको मालूम होना चाहिए जो अकोला में है. करेक्ट?
वो भी नहीं है, 99 ईयर्स। महसूल कॉलोनी भी नहीं है, एक ही प्रॉपर्टी है पूरे अकोला में। वो एक्चुअल में मैंने केस लड़ा इसलिए मेरे को मालूम पड़ा, अपने सत्यनारायण लोहिया जिन जो है, लोहिया जिन ये सरकारी बगीचा, उसके पीछे लोहिया जिन थी, वो जो पूरा एरिया है लोहिया कंपाउंड, करेक्ट, वो 999 साल की लीज पे। वो केस मैं लड़ा इसलिए मेरे को मालूम पड़ा, नहीं तो हमको भी नहीं मालूम पड़ता था। वो 999 साल की लीज पे है। बाद में उन्होंने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करके खुद के पर्सनल इस पे कर लिया उन्होंने, सिर्फ सरकारी बगीचा छोड़ा गया। ठीक है, सेक्शन 3 यहां अप्लाई होता है, जो वो बोल रहे हैं क्यूरी उनकी जो है, इमला को अप्लाई होता है। इमला अलग चीज, क्योंकि वॉट एवर इज काउंटेड इज द लैंड, उसके ऊपर आप अपना इमला बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेशन, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और कोई किसी को कुछ क्यूरी? मैडम आगे आइए ना, आइए आइए आगे आइए, चेयर है इधर। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाउसिंग सोसाइटी में जहां महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट लग जाता, वहां बिल्डर ओन्स, वो उसकी पहली मालकियत का रहता लैंड, उसका वो लेआउट कराता, लेआउट करा के जिसको बेच रहा है उनकी सोसाइटी फॉर्म करता, तब जाके फिर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट उसके ऊपर लगता, तब तक नहीं लगता, नहीं तो उसकी वो प्राइवेट लैंड रहेगी। और पहली बात तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोलता कि एनी लैंड इन इंडिया वेयर इंडियन लॉ अप्लाइज बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले मालक वो, सेकंड मालक आप। सर्टेन स्टेट्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज ओनरशिप राइट करेक्ट, एग्रीकल्चर लैंड। करेक्ट, लेकिन मैंने क्या बोला, सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट के खुद के भी लॉज है, जैसे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, ये स्टेट गवर्नमेंट का। हर एक जगह का एरिया के हिसाब से, वे ऑफ लिविंग के हिसाब से लॉ में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6 सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरली हम लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि आगे के सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रैक्टिकल अपने कोर्ट में। अब इसका जवाब आप लोग देंगे। अपन ने अपनी डे टू डे वकीली लाइफ में देखा होगा, भाड़े करारनामा कितने दिनों का रहता जनरली? क्यों रहता 11 महीने का, 11.5 महीने, 12 महीने क्यों नहीं? 12 महीने का 1 साल का उसको रजिस्टर करना था। और क्यों रजिस्टर करना पड़ता है? कौन से प्रोविजन में रजिस्टर करना पड़ता है? बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन एक्ट तो है ही, करेक्ट।
रेंट कंट्रोल एक्ट में आएंगे अपन उस पर। सेक्शन 6 बोलता है प्रोविजंस विद रिगार्ड टू स्टैंडर्ड रेंट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रीमाइसेस। नॉट टू अप्लाई स्टैंडर्ड रेंट। सबसे पहली बात तो स्टैंडर्ड रेंट यानी क्या? करेक्ट। देखिए, आप कोई प्रीमाइसेस के ओनर है, अपन समझ लेते खड़की के आगे, भाई मेरा प्लॉट भी है, मेरा घर भी है, मेरे को 50,000 रुपये महीना रेंट लगेगा। आप अपनी मर्जी चला रहे हैं, लेकिन रेंट कंट्रोल एक्ट बोलता है टू कंट्रोल द रेंट। और जो भी टेनेंट है या जो भी इच्छुक आदमी है, तो गवर्नमेंट उसके लिए एक हर जगह के लिए लोकल बॉडीज ने, कलेक्टर ने एक स्टैंडर्ड रेंट तय करके रखा हुआ है कि कोर्ट प्रीमाइसेस के सामने अगर जगह है तो उसका रेंट एक अलग से तय किया हुआ है। एक रेडी रेकनर ही रहता उनके पास। मेन हॉस्पिटल के आसपास में है, उसका एक अलग से रेंट आएगा। रोड टच का जो भी प्रीमाइसेस है उसका रेंट थोड़ा सा स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा आएगा। अंदर के साइड में है उसका थोड़ा सा कम आएगा। फिर कंडीशन ऑफ बिल्डिंग, कवेलू की छत है, होना 50,000 रुपए महीना, वो भी नहीं चलता। ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, एज ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये सारे फैक्टर्स है। ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पर लोकल बॉडी या कलेक्टर उसका एक स्टैंडर्ड रेंट बनाते हैं। एंड गवर्नमेंट जो फिक्स करती है। और अगर सपोज ऑलरेडी एक टेनेंसी क्रिएट हुई भी है, भाड़े करारनामा ऑलरेडी है, टेनेंट है, उसके अंदर सब है, लैंडलॉर्ड बोलता है हर साल अपना 10% 20% बढ़ा रहा है रेंट में, और वो रेंट एक्सेस नहीं होना चाहिए, ये तो लॉ है आ गया। उसके लिए क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे, सिविल सूट दाखिल करेंगे और कोर्ट को बोलेंगे फिक्स दिस रेट ऑफ रेंट, जिसको फेयर रेंट बोलते हैं। ठीक है? फिर कोर्ट फिक्स करेगी। तो एक स्टैंडर्ड रेंट बोलने के बाद में जो गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए रेंट है पर्टिकुलर जगह के हिसाब से, उसके लिए। तो सेक्शन 6 बोल रहा है कि नॉट टू अप्लाई स्टैंडर्ड रेंट ही बोलेंगे पहली बात तो, नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रीमाइसेस। 1 साल के नीचे अंदर का अगर टेनेंसी पीरियड है तो फिर इस पे कोई आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट आपको लेने की भी जरूरत नहीं, जिसका कारण वो है कि अपन 11 महीने का बनाते हैं। 1 साल या 1 साल के ऊपर का एक दिन भी रहा तो इट इज करेक्ट, इट हैज टू बी रजिस्टर्ड। और रजिस्टर नहीं किया तो क्या होगा? करेक्ट, 3 साल तक की सजा, 5,000 रुपए फाइन या बोध। ये आगे देखेंगे अपन। इसलिए रेंट कंट्रोल एक्ट आया है कि ना लैंडलॉर्ड ने अपना राइट एक्सेस में जाना, ना टेनेंट ने जाना। टू कंट्रोल द रेंट, उसके लिए लॉ है। हर प्रोविजन में आपको पता चलेगा कि क्यों ये बनाया और कैसा ये रेंट पे कंट्रोल होता है। सेक्शन 7, आपको किसी को सेक्शन 6 पे डाउट? एग्रीमेंट में सब लोग लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में पीरियड डिफाइन नहीं किया है। ओनली 1 रुपी स्टैम्प पेपर पे भाड़े करार, भाड़े चिट्ठी लिख दिया है। इट इज कंट्रोल अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। 1 रुपए के स्टैम्प पेपर? हाँ, स्टैम्प पेपर नहीं, खाली टिकट। हाँ, तो आपको लगता है कि इट इज अ वैलिड? नो, नॉट नल एंड वॉइड।
मेरा ऐसा बोलना है, इट इज ऑल्सो वैलिड। उस पर स्टैंप ड्यूटी लगाई नहीं लगाई, स्टैंप लगाए खाली। रेवेन्यू स्टैंप लगाया, आपका कहना है। हाँ, रेवेन्यू स्टैंप काय के लिए रहता? क्या? रेवेन्यू स्टैंप रहता फॉर गिविंग एंड रिसिप्ट ऑफ अमाउंट रेवेन्यू, उसके लिए रहता, नॉट फॉर एनी एग्रीमेंट। अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पैसा दिया, जिसने लिया पैसा, जिसको मिला पैसा, वो रेवेन्यू स्टैंप के ऊपर पे सिग्नेचर करके देता है। रेवेन्यू स्टैंप पे सिग्नेचर क्यों करते हैं? आधा रेवेन्यू स्टैंप पे और आधा नीचे जाता है, क्यों करने को बोलते हैं? बिकॉज एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट, हर स्टैंप शुड बी कैंसल्ड। अपन अपने डे टू डे वर्किंग लाइफ में ऐसा देखते हैं, अरे वो 5 रुपए का टिकट लेके आ, अपन बढ़िया टिकट एप्लीकेशन पे चिपकाते हैं और इतने अच्छे खूबसूरत तरीके से बाबू को देते, बाबू लेता, टोचा मारता उसके अंदर, टिकट पे टोचा मारता, क्यों? कैंसल करता है। इट शुड नॉट बी रीयूज्ड, और रीयूज होता रहा तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जो आपकी जो क्यूरी है, पहली बात तो वो कोई भी एग्रीमेंट हो, रेंट एग्रीमेंट हो, उसके कंटेंट्स क्या है, व्हाट वर द इंटेंशन ऑफ पार्टीज, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन देखो उसमें क्या है दोनों का, वो लीज पे लेने का है, भाड़े से लेने का है, कि लाइसेंस पे लेने का है, कि क्या है? क्योंकि वो स्टैंप लगाया नहीं लगाया एक कागज के टुकड़े पे तो है, एक रिलेशनशिप तो बन रहा है। चलो जान दो वो भी नहीं है, ओरल एग्रीमेंट है, करेक्ट। सिर्फ एक भाड़ा पावती लैंडलॉर्ड ने मेरे को 1 महीने की भाड़ा पावती दे दी, तो वेदर दैट रेंट रिसिप्ट इज सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप ऑफ टेनेंसी, करेक्ट। भाड़े चिट्ठी में विटनेसेस चाहिए या नहीं चाहिए? ये दो चाहिए तो एक ही चाहिए। रिसिप्ट में चाहिए क्या? हाँ? रिसिप्ट में चाहिए क्या? नहीं चाहिए, लेकिन भाड़े चिट्ठी में नॉट नेसेसरी, करार में तो चाहिए। रहे तो अच्छी बात है, नॉट नेसेसरी। आर्टिकल 1 है स्टैंप एक्ट का, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। उसके बाद में रिसिप्ट, इनको देखिए आप, 1 रुपए का रेवेन्यू स्टैंप लगता है। Whenever there is a transaction of giving and receipt of money, रेवेन्यू स्टैंप लगेगा। उसके भी कंडीशंस, 5,000 के ऊपर गए तो फिर आपको क्या क्या करना है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। डेफिनेशन में बहुत ज्यादा तो नहीं जाऊंगा, अपन 3 मेन डेफिनेशंस देखेंगे, लैंडलॉर्ड, लाइसेंसी और टेनेंट। लैंडलॉर्ड आपको सबको मालूम है क्या रहता है, बोलने की जरूरत है? मेरे साहब बोले मेरे को सब मालूम है, फिर भी बोल दो साहब। Anyway, definition of landlord is defined in section 7 subclause 3. Landlord is a person who is the owner of the premises to which he lets or gives on rent or gives on license. समझा? अब लाइसेंस कहां से आ गया? अभी लीज ही नहीं समझ रहे थे हम, लाइसेंस और आ गया, करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, बहुत इंपॉर्टेंट। लीज और लाइसेंस अपन ने एलएलबी पढ़ते वक्त क्वेश्चन पेपर में ये आया था,
डिफरेंस बिटवीन लीज एंड लाइसेंस? आए थे कि नहीं आए थे? क्या है, कोई बता सकता हो एक मेजर डिफरेंस? कोई भी अपने भाषा से। वेरी गुड। आपका गुड नेम सर? थैंक यू। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, वेदर लीज कैन बी सोल्ड? वेदर लीज, मैं टेनेंट हूं, मेरे को लीज मिली हुई है जगह लैंडलॉर्ड से, वेदर इट कैन बी सोल्ड? सबने नो बोला, सबने नो बोला। सर भाड़े करी सबलेट करता है, वो अलग बात होगी, सोल्ड की बात होगी। सबलेट करना बोले तो फिर से टेनेंसी क्रिएट हो रही। सेलिंग एंड क्रिएटिंग टेनेंसी आर टू डिफरेंट थिंग्स। सेलिंग ए प्रॉपर्टी इज अंडर सेक्शंस 54 एंड 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और लीज कौन से सेक्शन में आता है? वेरी गुड, 106, 105 करेक्ट बोल रहे हैं। डेफिनेशन जो है टेनेंसी की 105 में है और 106 में, 105 से 111 तक टेनेंसी से रिलेटेड, लीज से रिलेटेड प्रोविजंस। और सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच इज कनेक्टेड विथ लीज। अभी अपना टॉपिक चल रहा था कि वेदर लीज कैन बी सोल्ड और नॉट। मेरा ऐसा ओपिनियन है कि लीज कैन बी सोल्ड। इससे क्वेश्चन आ गया ना, आप मालक नहीं और बेच रहे, तो ऐसा क्या ट्रांसफर हुआ पेमेंट के फेवर में जो मैं बेच रखा हूं? इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। ये जो आप लोगों ने जो बोला ना, एंजॉयमेंट, राइट टू ओनरशिप, राइट टू ओनरशिप कभी ट्रांसफर नहीं होता। इंटरेस्ट जो है मेरा एज ए टेनेंट टू एंजॉय दैट प्रॉपर्टी, वो मैं बेच सकता हूं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबलेटिंग ऑफ प्रीमाइसेस एंड सेलिंग ऑफ लीज? Subletting without consent of landlord is illegal, unlawful. Selling of lease is lawful in certain cases. Lease can be sold, but license cannot be sold. अब लीज तो आपको सबको मालूम है, मकान लैंडलॉर्ड टेनेंट, टेनेंसी हो रही, भाड़ा जा रहा है, रेंट जा रहा है, ये सब प्रोसीजर को टेनेंसी बोलते हैं। लाइसेंस क्या है? लाइसेंस का मतलब है, मेरे साहब ने गाड़ी मेरे को दिया, ठीक है वकील साहब आप चला लो, मैं 2 दिन बाहर गया हूं, आप अपने पास रख लो। राइट टू ऑक्यूपाई, जहां सिर्फ उसको यूज करने के लिए उन्होंने परमिशन दी हुई है। कंसेंट इज इंपॉर्टेंट। और उसके बदले में क्या है ले रहे हैं भांबरे साहब? एक फीस जो हर महीने भी हो सकती, 3 महीने भी हो सकती, 6 महीने में एक बार हो सकती, साल में एक बार हो सकती। दैट इज कॉल्ड लाइसेंस फी और लाइसेंस चार्ज। उसमें राइट जो है आपका, कोई भी इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में आता नहीं। आप सिर्फ ऑक्यूपाई कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और जो भी फीस है आपकी तय हुई है आप लैंडलॉर्ड को दे दो। इसीलिए देखो बहुत से लोग लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाते हैं।
लैंडलॉर्ड अपना भला ही देखता है ना कि भाई कोई भी टाइप की राइट इसको ना जाए. राइट टू यूज एंड एंजॉय द प्रॉपर्टी इज लाइसेंस. ये चीज लीज में भी है, लेकिन लीज में वो प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट भी जाना है. इंटरेस्ट बोले तो वो ब्याज नहीं, यहां इंटरेस्ट का मतलब अलग आ गया. अब उसको हिंदी मराठी में क्या बोलते हैं इंटरेस्ट को? एक हक आता है. अगर लैंडलॉर्ड ने टेनेंसी के पीरियड के एक्सपायर होने से पहले अपने को निकाल दिया तो अपना एक हक आएगा टू बी रिस्टोर्ड इन दैट प्रीमाइसेस. वापस उस प्रीमाइसेस में रहने के लिए मेरे को अधिकार है. ठीक है, चलिए. सर हाँ, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच में फॉर पर्टिकुलर बिजनेस सेल्स शॉप, बुक शॉप, इसके लिए एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन चेंज ऑफ पर्पस चेंज हो गया तो फिर वो कैंसिल होगा नहीं होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जो पर्पस से मैंने आपको अपना प्रीमाइसेस दिया है वही पर्पस के लिए आपको यूज करना है. आप उसका नेचर चेंज नहीं कर सकते. मैंने ऑफिस भाड़े से लिया तो मैं ऑफिस ही चलाऊंगा, वहां साड़ी की दुकान नहीं खोल सकता. जो पर्पस के लिए आपका और मेरा एग्रीमेंट हुआ है, इट शुड नॉट बी चेंज. इफ यू वांट टू चेंज देन यू हैव टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड. आप एक इंच का भी कंस्ट्रक्शन या मॉडिफिकेशन उसमें नहीं कर सकते विदाउट कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड. और अगर आपके रेंट एग्रीमेंट में वैसा तरतूद आपने ऑलरेडी की हुई है कि ठीक है आपने दीवार खड़ी कर देना है या वुडन पार्टीशन लगा देना, माइनर ऑल्ट्रेशन आप कर सकते हैं अगर लैंडलॉर्ड ने परमिट किया तो, नहीं तो आप एक खिल्ला भी नहीं लगा सकते दीवार. जो आगे के सेक्शंस है ना 14, 15, 16 ये सब आपको क्लियर करेंगे. और तीसरा है टेनेंट. वो सबको मालूम टेनेंट क्या होता है. लैंडलॉर्ड जैसा मालूम है वैसा टेनेंट मालूम है. नोट समझाओ समझाओ. सेक्शन 8 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो ऑलरेडी मैंने बताया. फिक्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड रेंट बाय कोड. Tenant can be individual person or partnership or company. Anyone? If there is change in the constitution of the partnership. सब क्लास 15 में लिखा हुआ है tenant is a person to whom interest in the premises is given. He can be an individual, he can be a firm, कंपनी, कॉर्पोरेशन, पब्लिक सेक्टर, बैंक. बैंकिंग तो नहीं है, लेकिन लीगल एंटिटी होनी चाहिए. लीगल एंटिटी बोले तो क्या, कानून की नजर में वो व्यक्ति होना चाहिए. फर्म भी एक लीगल एंटिटी है, उसके अलग से राइट्स एंड ड्यूटीज है. और अगर एक इंडिविजुअल है तो उस जो प्रोप्राइटर रहता है वो भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसके राइट्स अलग से है. अपन कोई भी सूट दाखिल करते हैं या अपने खिलाफ में कोई भी सूट दाखिल होता है, सो एंड सो फर्म थ्रू इट्स प्रोप्राइटर, क्यों लिखते हैं? पार्टनरशिप फर्म थ्रू इट्स पार्टनर. पार्टनरशिप फर्म को एक पार्टी बनाया जाता है और उसके पार्टनर्स को अलग से पार्टी बनाया जाता है. क्यों, क्या जरूरत है? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेशंस, कंपनी ये अलग से लीगल एंटिटी है एज पर कंपनीज एक्ट. इसलिए अगर इन लोगों ने, फर्म ने, कंपनी ने, कॉर्पोरेशन ने रेंट पे लिया हुआ है तो महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट इज एप्लीकेबल.
अपन दो आगे चलते हैं, आपको कुछ पूछना है? Sir, there's a partnership or which has been formed since last 1994 में उसमें constitution change हो गया है. Whether they have not taken any permission, they have started. इसका constitution change. They have started the business in the same. Whose constitution is changed? हाँ? कौन सा constitution change हो गया? Constitution of partnership. हाँ, ऐसा हो. हाँ. मतलब पहली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, नई पार्टनरशिप आई, ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ. तो उसके लिए कुछ लैंडलॉर्ड से कुछ डिस्कशन. आपका फर्म चेंज हो रहा है क्या? फर्म चेंज नाम तो एग्जीक्यूटिव सेम रखा है उन्होंने, लेकिन इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंबर्स एंड पार्टनर्स. देखो मैं एक बात बता, अकोला बार एसोसिएशन, एडवोकेट भामरे, एडवोकेट रश्मिन लड्डा, हम दोनों ये बार एसोसिएशन छोड़कर चले गए, तो अकोला बार एसोसिएशन डिसॉल्व हो जाएंगी क्या? वो एंटिटी बनी हुई रहेगी, ऑफिस बियरर बदल रहे. दैट इज द इंटरनल मैटर ऑफ दैट पर्सन, लीगल एंटिटी. हाँ, अगर फर्म बदल रही है तो फिर वो सीज हो जाएगा. सीज हो जाएगा बोले तो वो टेनेंसी खत्म हो जाएगी. इसके ओल्ड पार्टनरशिप का जो फर्म है ना, इट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द पार्टनरशिप फर्म एट नागपुर, एंड सब्सिक्वेंटली न्यू partnership firm is also to be registered at the Nagpur. So both the constitutional documents should be available for us for study. Then only we can decide whether there is a loophole of that law. We are not concerned yet to study about the partnership firm. मेरा वही बोलना है, पार्टनरशिप फर्म अगर वही सेम है तो उसके अंदर जो भी ऑफिस बियरर्स है वो चेंज हो रहे हैं. दैट इज द इंटरनल लुकआउट ऑफ दैट फर्म. फर्म अगर चेंज हो रही है, जहां तक टेनेंसी का सवाल है, फर्म चेंज हो रही है तो फिर एग्रीमेंट सीज होता है, खत्म होता है पहले वाली फर्म के साथ. फर्म चेंज ही नहीं होना चाहिए, उसके अंदर के ऑफिस बियरर चेंज हुए चलता. या आपने पहली फर्म का पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दिया, फर्म भी डिसॉल्व कर दी, तो एक बात अलग है. नई फर्म आ रही है तो उसका फिर पहले, और वो डिसॉल्व के समय इंटीमेशन आपको लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा. लेकिन कंटिन्यू किया है तो फिर दैट इज द क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड न्यू फर्म. दैट इज नॉट देयर. नहीं है तो फिर क्या करते? यू हैव टू सफर. नए पार्टनर्स आ गए तो उससे फर्म का नेचर थोड़ी चेंज हो रहा है. फर्म और उसका फंक्शंस और नेचर एक अलग बात हो गई, उसके अंदर के पार्टनर्स कोई भी रहो चलता है, उससे लैंडलॉर्ड को कोई लेना देना नहीं. मेरे को रेंट आएगा फर्म से आएगा, उसके ऑफिस बियरर्स नहीं देते, फर्म के अकाउंट से आता. फर्म एंटर्स इनटू द एग्रीमेंट ऑफ लीज विद द लैंडलॉर्ड, नॉट द पार्टनर्स. करेक्ट? चलिए, सेक्शन 8 अपन पढ़ रहे थे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना और समझना जरूरी है, स्टैंडर्ड रेंट से रिलेटेड है. जब कभी एक तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ रेंट जो है फिक्स किया हुआ रहता है गवर्नमेंट का. अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है रेंट को लेकर, लैंडलॉर्ड एक्सेस मांगता है, टेनेंट बोलता है मैं उतना दूंगा नहीं, अगर कोई डिस्प्यूट, किसी भी नेचर का डिस्प्यूट अगर होता है तो दे कैन अप्रोच कोर्ट फॉर फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट. फिर कोर्ट पूरा ट्रायल चलाने के बाद में उसमें स्टैंडर्ड रेंट ऑफ दैट प्रीमाइसेस फिक्स करती है अगर लैंडलॉर्ड गया तो. और अगर टेनेंट गया, दोनों भी. लेकिन एक कंडीशन टेनेंट के मामले में डिफरेंट है. फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट के लिए टेनेंट गया कोर्ट. तो सेक्शन 8 में
ऐसी प्रोविजन है कि कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि आपका जो पहले रेंट है वो अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो पहले वो फिक्स इधर डिपॉजिट करो या लैंडलॉर्ड के डिपॉजिट करो. दैट मे बी द कंडीशन. लैंडलॉर्ड को तो ऐसा कुछ नहीं है, ही कैन डायरेक्टली कम फॉर फिक्सेशन ऑफ रेंट. वो लैंडलॉर्ड कभी आते नहीं है, टेनेंट ही आता है. बट प्रोविजन इज फॉर बोथ. ओके, किसी को कुछ क्यूरी? चलिए, सेक्शन 10, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा भाड़ा आपने लिया, रेंट लिया तो दैट इज इलीगल. और अगर जो उसको कॉन्ट्रावेन करता है लैंडलॉर्ड, उसको 3 साल की सजा, 5,000 रुपए जुर्माना और बोथ. ये सेक्शन 10 में बोला. सेक्शन 11 फिर से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इंक्रीज इन रेंट एनुअली. इसका भी एक फिक्स किया हुआ है. इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात अपन समझेंगे कि जो रेंट आपका एग्रीमेंट के दिन तय हुआ उसका 4% आप एनुअली इंक्रीज कर सकते. 4% ऑफ एग्रीड रेंट. लेकिन लैंडलॉर्ड ने क्या किया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके दे दिया, कुछ रिपेयर करके दे दिया या कुछ एडिशन किया और वो उसको दिया हुआ है. तो वो जो इंक्रीज होगा उसका अलग से वो चार्ज कर सकता है. ठीक है. मॉडिफिकेशन, इंप्रूवमेंट वर्ड यूज हुआ है. इंप्रूवमेंट इन दी टेनेंटेड प्रीमाइसेस. उसमें रिपेयर्स भी आ गया. छत गल रही है, रिपेयर करके दे दिया, तो उसमें जो खर्चा आ रहा है वो रेंट से ज्यादा आपको ले सकता है. लेकिन उसकी लिमिटेशन है 4% पर एनम, और उसके बाद में जो खर्चे का कॉस्ट आया वो आप उस पर ऐड करके ले सकते हैं. ठीक है. बट इट शुड बी एनुअली. हर 3 महीने में बढ़ा दिया 4%, वो चलता नहीं. ये था सेक्शन 11. सेक्शन 12 बहुत इजी है. मकान मालक खुद ओनर होता है तो उसको गवर्नमेंट को टैक्सेस भी देने पड़ते हैं. अगर टैक्स बढ़ गए तो वो एक्सेस अमाउंट बाय रेंट के हिसाब, रेंट के अलावा वो एक्सेस अमाउंट टेनेंट से रिकवर कर सकते. बराबर. अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 14, 15, 16. 14 बोलता है लैंडलॉर्ड ड्यूटी टू रिपेयर कीप द प्रीमाइसेस इन गुड कंडीशन. लैंडलॉर्ड की ड्यूटी रहती है कि जो प्रीमाइसेस आपने भाड़े से दिया हुआ है उसको गुड कंडीशन में रखने की ड्यूटी लैंडलॉर्ड की है. नहीं तो भाड़े से तो दे दिया, छत ही गिर रही, गल रही, रहना दुश्वार हो रहा है, लेकिन रेंट तो पूरा देना पड़ रहा है. वो चीज नहीं होनी चाहिए. और अगर लैंडलॉर्ड ने निग्लेक्ट किया, रिपेयर ही नहीं कर रहा है, तो टेनेंट के राइट क्या. सेक्शन 14 में ऐसा प्रोविजन है कि टेनेंट कैन गिव 15 days नोटिस टू लैंडलॉर्ड टू रिपेयर द प्रीमाइसेस. और वो 15 दिन में अगर वो शुरू नहीं करता है तो उसके बाद टेनेंट और टेनेंट्स इन कॉमन. अभी टेनेंट्स इन कॉमन क्या, सादा सा एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें 10 दुकानें बनी हुई है, मैं एक दुकान का टेनेंट हूं, सारे टेनेंट मिलके टेनेंट और टेनेंट्स इन कॉमन. ये अपने जेब से पैसा लगाकर उसको रिपेयर करे और उसका जो कॉस्टिंग आता है वो रेंट में से डिडक्ट करे.
लेकिन ये कब करते रहेंगे आपको? जब तक आप 15 दिन की नोटिस लैंडलॉर्ड को देते नहीं और 15 दिन खत्म नहीं होते। और वो भी अगर आप नहीं कर रहे तो यू कैन अप्रोच टू कोर्ट फॉर डायरेक्शन टू लैंडलॉर्ड टू रिपेयर द प्रीमाइसेस अंडर सेक्शन 14। 15 नो इजेक्टमेंट बाय लैंडलॉर्ड। इजेक्टमेंट क्या होता है? निकाल दे। लैंडलॉर्ड टेनेंट को निकालने के लिए कोर्ट में सूट कौन सी कंडीशन में नहीं कर सकता? वो सेक्शन 15 में। और कोर्ट कौन से सूट में पोजीशन लैंडलॉर्ड को नहीं दे सकती, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सेक्शन 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट का जो बेस है वो सेक्शन 15 है। उसमें अगर टेनेंट का कोई रेंट आउटस्टैंडिंग है, नेचुरल बात है, लैंडलॉर्ड बोलेगा खाली करो, टेनेंट बोलता मैं खाली नहीं करता, केस आगे कोर्ट में, लैंडलॉर्ड ने इजेक्टमेंट पोजीशन का दावा दाखिल कर दिया, इसने भाड़ा नहीं भरा है, खाली करने को बोलो, मेरे को पोजीशन दो। समन्स गए, टेनेंट आ गया कोर्ट में और उसने कोर्ट में लिख के दे दिया कि आई एम रेडी टू डिपॉजिट द आउटस्टैंडिंग अमाउंट।